Okay, students. So again, we are here for principles of insurance. As I promised कि बहुत important ही chapter है and इसका ये topic जो है again second most important topic जो 8 mark के लिए qualify करता है, that is principles of insurance. Now we know कि insurance एक contract है दो लोगों के बीच में, right? But ये contract है ना बच्चा certain principles के ऊपर होता है. Principles as in certain rules and regulations या certain generalization जो होने ही चाहिए एक contract में. Otherwise it is very difficult for you to get the compensation. अपना पैसा मिलना थोड़ा difficult हो जाएगा. तो सबसे पहला principle है principle of utmost good faith. All types of insurance contract जितने भी है सब में एक good faith जरूर होना चाहिए, इंश्योरर का इंश्योर्ड की तरह और इंश्योर्ड का इंश्योरर की तरफ, ये दोनों का ओके एक दूसरे के साथ गुड फेथ होना चाहिए. इन शॉर्ट, कंपनी अगर कुछ मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है, ओके, सो इंश्योरेंस पॉलिसी में हर वो मटेरियल चीज लिखी होनी चाहिए जो कि मेरे लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट है. और अगर मैं भी इंश्योरेंस कंपनी को अपने पर्सनल डिटेल्स या अपने स्टेटस ऑफ माय लाइफ और स्टेटस ऑफ, अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं या हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो रियली हाउ हेल्दी आई एम, ये सब मुझे सच सच बताना पड़ेगा. नहीं तो देयर इज अ हाई चांस कि ये सारी चीजें रिजेक्ट हो सकती है. लेट अस सी एन एग्जांपल. मिस्टर ए ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली ₹10 लाख के लिए खुद के लिए. ओके, ही हैज नॉट डिस्क्लोज हिज मेडिकल इलनेस, मतलब उसे हार्ट प्रॉब्लम पहले से ही था जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्लोज नहीं किया. अब होना क्या है, अगर वो हार्ट के प्रॉब्लम से ही मर जाते हैं बच्चा, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं, गुड फेथ है ना, उन्होंने ब्रेक कर दिया ये प्रिंसिपल को. देयर इज हाई चांस दैट ही विल नॉट गेट द कॉम्पनसेशन. यही तो बता रहे लोग, हैव अ गुड फेथ. अटमोस्ट गुड फेथ मतलब आप लोगों को सच्चाई बतानी पड़ेगी, ऑल बोथ द पार्टीज, दोनों को सच सच बताना पड़ेगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है. ओके, now next one is principle of insurable interest. Now what do you mean by insurable interest? हमें किसी ना किसी ऐसी चीज में इंटरेस्ट होनी चाहिए जो चीज हम लोग इंश्योर करने वाले हैं. ओके, जैसे से फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस मस्ट बी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसमें हमें कोई ना कोई रुचि है. अब एक ₹2 का चॉकलेट, ओके, बचपन में शायद मैं इंश्योर कर पाती या सोचती कि क्योंकि इंपॉर्टेंट था मेरे लिए बचपन में, राइट? बट आज के तारीख में वो ₹2 के चॉकलेट्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आई विल नेवर बी इंश्योरिंग इट. हाउएवर अ मोबाइल फोन, एक गाड़ी, एक घर, ओके, अपनी खुद की लाइफ, ये सारी चीजें मेरे लिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस है. ओके, तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा रुचि है, तो आई नीड टू मेक श्योर दैट आई इंश्योर दीज थिंग्स. सी, ओनर ऑफ द हाउस हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज हाउस, इसलिए वो अपना घर इंश्योर करेगा. ओके, contract of insurable interest is applicable to every insurance whatsoever. Okay, life insurance में बंदा जब जिंदा है उस टाइम पे ऑफ कोर्स ही विल टेक द लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज उसको अपने लाइफ में रुचि है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेथ लाइफ इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए वो कुछ मैटर नहीं करेगा, राइट? मरीन इंश्योरेंस में तब तक आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है जब तक आप उस प्रोडक्ट्स के ओनर हो. जैसी माल पहुंच गया दूसरे पार्टी के पास, उस दूसरे पार्टी ने अपने पास ले लिया, पेमेंट हो गया है, यू आर नो मोर द ओनर, नाउ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है. फायर इंश्योरेंस में हाउएवर यू नीड टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट 2 टाइम्स. एक, जब आप लोग इंश्योरेंस खरीद रहे हो या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, और दूसरा एट द टाइम ऑफ लॉस ऑल्सो. मतलब अगर वो चीज जल भी रही है तो आपको ऐसा होना चाहिए कि भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे इसे बचाना होगा. ओके, फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. एक पर्सन को अपने लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वाइफ को इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसके हस्बैंड की लाइफ में, पार्टनर हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ अनदर पार्टनर इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके, एक बिजनेस को ऑफ कोर्स उसके प्रॉपर्टी में, और एक क्रेडिटर को डेटर के लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये सारा हो गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट का. इंडेमनिटी, इंडेमनीफाई, कॉम्पेंसेशन, बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. इंडेमनिटी मतलब एक गारंटी, एक अश्योरेंस कि जो भी तुम्हारा लॉस हुआ है वो तुमको भर के मिलेगा. जो इवेंट अकर होने के लिए या रिस्क हमने जो उठाया था, उस रिस्क में अगर रियली लॉस होता है, यू विल गेट इट पेड. इंश्योरर undertakes to make payment of actual loss. अगर 10,000 का लॉस हुआ है, 10,000 का इंडेमनिटी है ना, या आपको उतना पेमेंट मिल जाएगा. जो भी लॉस हुआ है भरपाई करके मिलेगी.
इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हम लोग जैसे ही साइन करते हैं अगेंस्ट सर्टेन अनप्रेडिक्टेड थिंग, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू हो जाता है। यू विल बी पेड फॉर वॉट एवर लॉसेज दैट आर अकर्ड बाय यू। ओके, कॉम्पेंसेशन इज पेड इन प्रपोर्शन टू द लॉसेस इनकर्ड। मैंने जैसा बताया कि जितना पैसा आपका गया है या जितना जो भी लॉस हुआ है आपको उसका पूरा भरपाई करके मिलेगा। इसमें भी थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये फायर, मरीन, जनरल इंश्योरेंस सभी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ना व्हाई डू वी से दैट कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है? सिंपल सी बात है, बंदा अगर गया तो उससे आपको कुछ भरपाई करके नहीं मिलेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं भाई 1-2 लाख का तो था बंदा, ऐसा कुछ नहीं होता। इन केस ऑफ लाइफ वी डोंट गेट इट, but yes, in another cases we do get it. Okay, principle of subrogation. Now what do you mean by principle of subrogation? Okay, सब्रोगेशन का मतलब है कि जैसे ही कुछ लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पैसा दे देती है, तो जो बाकी का बचा हुआ माल जो भी है, मतलब अगर कोई चीज जल गई है तो वो जितना भी जला हुआ जो भी चीज है वो पूरा का पूरा हो जाता है कंपनी का। अगर आपका कोई चीज थेफ्ट में या लॉस मतलब कोई चोरी करके लेकर गया और उसके लिए आपने इंश्योरेंस किया था एंड समहाउ आपको कंपनी वो पे ऑफ कर देती है, ओके, इंश्योरेंस का अमाउंट जो भी था, ओके, क्लेम का, तो अगर वो गाड़ी मिल गई तो कंपनी रख लेगी, ना कि आप। ओके, सो डैमेज प्रॉपर्टी इफ इट ऑल हैज एनी वैल्यू, ओके, तो वो पूरा सामान रख लेंगे कौन? द कंपनी, बट नॉट यू, क्योंकि आपको तो कॉम्पेंसेशन मिल चुका ना, तो आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सो सेम थिंग, द इंश्योरर कैन बेनिफिट आउट ऑफ सब्रोगेशन, मतलब इंश्योरर एज इन कंपनी only till the extent he is paid to the एज अ कॉम्पनसेशन। जब तक जितना आप लोग पे करते हैं एज अ कंपनी, बस उतने का ही। अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू रहा, जो भी जल गई चीज या जो भी है, ओके, तो ही उसके लिए वैल्यूएबल है, नहीं तो कुछ नहीं। सी एग्जाम्पल क्या है? पर्सन हैज इंश्योर्ड हिज फर्नीचर फॉर 50,000 अगेंस्ट फायर, और थोड़ा सा ही पार्ट ऑफ फर्नीचर अगर उसका जल जाता है और एक्चुअल लॉस होता है 35,000 का। However, अगर कंपनी ने आपको कुछ कॉम्पेंसेशन प्रॉमिस किया है कि 50,000 देंगे और वो अगर आपको 50,000 दे देते हैं, तो जो भी जला हुआ, जितना भी आधा, जो भी whatever हालत इज अबाउट द सोफा फर्नीचर, ओके, दैट विल बी टेकन केयर बाय द कंपनी। आपको आपका पैसा मिल गया। अब वो कंपनी उसको ठीक करे, आगे दूसरे डबल भाव में बेचे, कुछ भी करे, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, हम इसको उल्टा पढ़ते हैं, लॉस को मिटाओ। ओके, मिटिगेशन ऑफ लॉस, मिटाओ, मिटिगेशन, मिटिगेशन मिटाओ, ओके, लॉस को मिटाओ। तो ये हम लोग क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? जब भी एज अ पर्सन अगर आपने इंश्योरेंस लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फायर आउटब्रेक हुआ, ब्लास्ट हुआ तो बस शांत रहो, है ना, देखते रहो क्या है क्या नहीं। इंश्योर्ड मस्ट नॉट नेग्लेक्ट एंड बिहेव इररिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग दिस, है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये इंश्योर्ड की एक जिम्मेदारी है कि वो उस चीज को प्रोटेक्ट करे, अवॉइड करे, लॉस को कम करे, ना कि बैठ के ना पॉपकॉर्न लेके बैठ जाए कि हाँ भाई देखते हैं अभी कितना चलता है, अपने को कितना पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सी, मिस्टर एज हाउस इज ऑन फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। अगर ये ट्रेजिक इंसिडेंट है तो क्या कर सकता है वो? इसमें यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकता है, सो दैट यू नो थोड़ा लॉस कम हो जाए। ही कैन कॉल फॉर अ फायर ब्रिगेड, ओके, अगर पॉसिबिलिटीज है। और हाँ, व्हाई नॉट, फायर ब्रिगेड को तो बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे अहम चीज है अगर फायर लगती है तो, राइट। बट ये नहीं करना चाहिए। दैट इज व्हाट शुड आई डू, आई कांट डू एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं बोलना है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज अवर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, ये वर्ड तो सुना है ना, होता है ना कभी, है ना, पार्टी वार्टी में कंट्रीब्यूशन करते हो तुम लोग, ओके, तो ऐसा ही ऑलमोस्ट सेम है ये कंट्रीब्यूशन। अगेन ये ऑलमोस्ट सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। दिस प्रिंसिपल इज कोरोलरी, मतलब व्हाट इज कोरोलरी? सेम एज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। हाउएवर यू नो कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में कौन सा वाला इंश्योरेंस है जो एप्लीकेबल नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस। वैसे ये भी लाइफ इंश्योरेंस के लिए नहीं, ओके। इट इज एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। इस प्रिंसिपल में क्या होता है? जो भी आपका एक्चुअल लॉस है, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी या अगर आपका कुछ यू नो बिजनेस का कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यू नो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा हैवी ली प्राइस्ड है, या यू कुड से यू नो समवेयर अराउंड 200 करोड़ 300 करोड़ का कुछ माल है, तो यहाँ पे ना बच्चा क्या होगा, यूजुअली वन कंपनी कैन नॉट टेक द ओनर्स ऑफ
कॉम्पनसेटिंग यू। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, 2-3 कंपनीज ना साथ में आते हैं ताकि आपको मदद करे और आपका 200-300 करोड़ एक्चुअली कॉम्पनसेशन या कवर अप हो जाए। ओके, फॉर एग्जांपल राज इंश्योर्ड हिज हाउस वर्थ ₹60 लाख विद 3 इंश्योरेंस कंपनीज ए, बी और सी। ओके, ए के पास उसने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है, बी 20 लाख, सी 30 लाख। सिंपल। तो रेशियो क्या हुआ बच्चा, 1:2:3 के रेशियो में है। ओके, अगर लॉस होता है, जो भी अमाउंट का लॉस होता है, द कॉम्पनसेशन विल बी पेड इन द सेम रेशियो ऑफ 1:2:3। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही ये लोग करते हैं, जहां पे जो अमाउंट या जो रेशियो में इन्होंने आपके साथ जो भी आपके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डील किया है, तो दैट डील विल बी टेकन केयर इन द सेम रेशियो। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज नियरेस्ट कॉज। अब नियरेस्ट कॉज का मतलब क्या हो सकता है, देखो जब भी प्रॉब्लम आती है या जब भी कोई लॉस होता है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी ये जरूर देखती है उसके एकदम डेप्थ तक जाके कि क्या रीजन था कि ये लॉस हुआ है। ओके, नाउ मे बी पॉसिबल हो सकता है कि जो रीजन था, जिस रीजन की वजह से एक्चुअल लॉस हुआ, वो आपने कभी इंश्योरेंस में कवरेज लिया ही नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द worst problems that you might come across. However, this principle also is applicable to most of the insurances. Okay, see, जैसे property may be insured against some causes and not against all causes. अगर ऐसे इंस्टेंट में उस कॉज की वजह से लॉस हुआ है जो आपने इंश्योर नहीं किया था, सॉरी टू से, बट आपको आपका पैसा या कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। लेट अस सी इसका एग्जांपल। शिप वाज इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम कोलाइजन। ओके, देयर वाज अ कोलाइजन, हुआ जरूर, वो कोलाइजन जरूर हुआ, एंड द शिप वाज डिलेड फॉर अ फ्यू डेज। ओके, जो भी कोलाइजन की वजह से डिले हुआ, लेकिन ये डिले के वजह से एक कार्गो ऑफ मैंगोज, ओके, इन द शिप बिकेम रॉटन। ओके, और ऑफ कोर्स ये माल अभी खराब हो गया, इसका कुछ अभी कॉम्पनसेशन मिलना तो चाहिए। ओके, एज कोलाइजन के अगेंस्ट हमने शायद ये लिया होगा पॉलिसी। नाउ देयर आर टू कॉजेज ऑफ लॉस, एक तो कोलाइजन और एक है डीले, बट द नियरेस्ट प्रोक्सिमेट कॉज फॉर रॉटन मैंगोज वाज डीले। कोलाइजन की वजह से क्या वो खराब हुए थे? नहीं, लेकिन कोलाइजन की वजह से जो डीले हुआ उसके वजह से ये खराब हुआ था, एंड दैट डीले वाज नॉट इंश्योर्ड। तो सॉरी टू से, यहाँ पे कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ओके, सो दीज वर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अगेन एज आई सेड, 8 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्राई गिविंग एग्जाम्पल्स, ट्राई राइटिंग एग्जाम्पल्स। हमारे टेक्स्ट बुक में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे ही, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द होल आंसर इन अ प्रॉपर वे। एज आई सेड अगेन एंड अगेन, मीनिंग, डेफिनेशन, ओके, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन स्टार्ट में देना है आपको, एंड देन द डायग्राम, सन डायग्राम जैसे, एंड देन दीज पॉइंट्स, दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू गेट द श्योर शॉट 8 marks. Okay, keep watching for types of insurance in the coming lectures.